वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं सोम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का लेक्चर जो होगा चैप्टर नंबर 11 होगा, हिंदी साहित्य का हिंदी काव्य के पेपर का नाम जो कि हिंदी काव्य है उसका चैप्टर 11 आज के वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। मतलब कि ये व्याख्या खंड का 23वां नंबर वीडियो है। बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य की लाइव क्लास होती है लगातार डेली रात 8 बजे से। तो आप रात 8 बज चुके हैं, मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित कुछ मात्र भाषा प्रेम पर दोहे हैं, उनकी व्याख्या को हम समझने का प्रयास करेंगे और व्याख्या के साथ साथ प्रसंग संदर्भ इन सभी को भी समझेंगे। कुछ विशेष में बातें लिखी हैं, उन विशेष बातों को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ही आसानी से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में समझेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है कब हुआ था। 1850 ईस्वी में भारतेंदु जी का जन्म जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। ये पिताजी का नाम पूछे तो क्या इनके पिताजी का नाम क्या था? गोपाल चंद्र गिरधरदास इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता जी का क्या नाम था? पार्वती देवी। इनका विवाह कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो इनका विवाह जो हुआ था मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। किसके साथ हुआ था? तो मन्नो देवी के साथ हुआ था। किसके साथ? मन्नो देवी के साथ हुआ था। भारतेंदु जी के नाम पर एक युग की शुरुआत होती। कौन सा युग है भाई? भारतेंदु युग है। भारतेंदु जी की पत्नी का नाम हमने आपको बता दिया, मन्नो देवी ही था। ठीक इसी प्रकार से भारतेंदु जी ने एक समाज की स्थापना करी थी, उसका नाम है तदीय समाज। तो भारतेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना कब की थी? 1870 ईस्वी में इन्होंने तदीय समाज की स्थापना करी थी। आपसे पूछे जो है भारतेंदु जी कितने वर्षों तक म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे? तो 10 वर्षों तक ये म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद पर कार्य किया है भारतेंदु जी ने। आपसे पूछे कि जो है आपसे पूछे कि जो भारतेंदु जी हैं उनका जो है उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? तो भारतेंदु जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1890 ईस्वी में हुई थी। आपसे पूछे सेठ हमीचंद के बारे में आपसे पूछ सकता है कि सेठ हमीचंद कौन थे? तो सेठ हमीचंद जो थे वो हरिश्चंद्र जी के क्या थे? पूर्वज थे। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। हाँ, भारतेंदु जी की बात की जाए तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ये कब नियुक्त हुए थे? तो 1875 ईस्वी में भारतेंदु जी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हुए थे। तो तमाम सारी बातें थीं जो कि भारतेंदु जी से संबंधित थी, जो कि हमने आपको बता दी। भारतेंदु जी की मृत्यु के बाद चंद्रादस्त जो नामक जो पुस्तक है वो किसने छपवाई थी? भारतेंदु जी की मृत्यु के बाद चंद्रादस्त नामक पुस्तक किसने छपवाई थी? तो बद्री नारायण प्रेम चौधरी प्रेम घन ने समझा मतलब कि छपवाई थी। किसने? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी कौन है भाई? इनका उपनाम क्या है? प्रेमघन। ठीक, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु जी की मृत्यु के बाद चंद्रादस्त नामक पुस्तक जो है छपवाई थी। ओके, तो ध्यान रखेंगे। और अब इनके दोहों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। भारतेंदु जी के बारे में कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने बता दी। भारतेंदु जी जो है एक प्रकार से बात की जाए किसके यहाँ पर अंग्रेजी सीखने जाया करते थे। उस समय अंग्रेजी के सबसे बड़े सरदार थे, उनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। वहीं पर ये अंग्रेजी सीखने जाया करते थे। ये अंग्रेजी के भी ज्ञाता थे। कौन? भारतेंदु जी अंग्रेजी भी जानते थे। अब हम समझते हैं कि जो है एक एक भाषा का इसका जो अर्थ लिखा है उसके अर्थ के बारे में, मतलब कि उसकी जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा लिखा हुआ। चलिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मातृभाषा पर प्रेम के दोहे। और अभी अभी आपको बता दूं कि अभी रात 9 बजे से, जी हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी रात के 9 बजे से आपकी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 की क्लास होनी है, जिसमें विस्तार से हर एक मुद्दे को समझाने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। रात के 9 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी। रात के 9 बजे से आपकी लाइव क्लास पॉलिटिकल साइंस की डेली होगी। अब तो यह बात ध्यान रखेंगे। सोशियोलॉजी की भी क्लास जो है उसी समय लगवा दूंगा पैरेलल में किसी दिन, तो वह परेशान मत होइए। आप अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। ठीक इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो में लगवाने का प्रयास करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी कुछ हो जाए 10-12 चैप्टर इसके पॉलिटिकल साइंस के हो जाएं और ये हो जाए। हिंदी तो आपकी प्रॉपर 8 बजे चलती ही है, तो हिंदी क्लास में अब हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी रात 9 बजे से आपकी क्लास पॉलिटिकल साइंस की होनी है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इसको जो है दोहे को पढ़ते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। बात की जाए इस जो है दोहे की, यह दोहा बड़ा ही एक प्रकार से मार्मिक है और बड़ा ही ज्ञानदायी दोहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु जी की बात की जाए तो भारतेंदु जी जो थे, इनकी रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं हैं। अब इनकी कितनी रचनाएं मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो है बहुत सारी रचनाएं हैं। बैसाख महात्म्य हो गया, थे जो है देवी छदम लीला 1873 में प्रकाशन हुआ। 1847 में भक्ति सर्वस्व इनका प्रकाशन होता है। बैसाख महात्म्य का प्रकाशन 1872 में होता है। और बहुत सारी जैसे विनय प्रेम पचासा, होली, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु असण, और उसके बाद में दिव्य प्रेम संबंधी प्रेम वाटिका,
प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, मधुकुल, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी और कृष्ण चरित्र और तमाम प्रकार की रचनाएं इनकी हमारे सामने, जैसे कि भारत भिक्षा, भारत दूरदर्शा हो गई रचना, ठीक है, सतसई श्रृंगार हो गया, गीत गोविंद मतलब गीत गोविंदानंद हो गया, उत्तरार्ध भक्तमाल हो गया। और उसी प्रकार से आप देखेंगे इनकी रचना में विजय बल्लरी हो गया, विजयिनी, विजय पताका हो गया या वैजयंती हो गया, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत 1884 ईस्वी में प्रकाशन में आती है। नए जमाने की मुकरी 1884 ईस्वी में ये भी है और 1884 ईस्वी में रिपनास्टक भी इनकी रचना आती है। कई प्रकार की रचना इनकी हमारे सामने आती है। हर चीज़ में ये ठीक ठाक रहे हैं। हर क्षेत्रों में इनके नाम पर ही एक युग की शुरुआत होती है। 1850 ईस्वी में जब इनका जन्म होता है, इन्हीं के जन्म से भारतेंदु युग की शुरुआत हो जाती है। गद्य की जनक बोले जाते हैं। गद्य अगर लिखना प्रारंभ किया किन्होंने तो यही है भारतेंदु जी। भारतेंदु जी ही एक प्रकार से गद्य में लिखना प्रारंभ करते हैं। तो गद्य का विकास भी किसी से हुआ। गद्य काल जो है वो भारतेंदु काल से ही शुरू होता है। 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी में जन्म होता है। कोई कोई विद्वान 1857 से मानते हैं, तो हालांकि 1850 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक दोहे की व्याख्या समझो आप सभी लोग। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सोल। जो ये है मतलब कि क्या नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर इसका आप संदर्भ, सबसे पहले संदर्भ क्या लिखेंगे कि व्याख्या पंक्तियां नव जागरण की अगर दूत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मातृभाषा पर दोहे से ली गई हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मातृभाषा प्रेम पर दोहे से उद्धृत हैं। ठीक, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं संदर्भ में, चाहे क्या लिखें, चाहे लिखें व्याख्या पंक्तियां नव जागरण की अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित या विरचित मातृभाषा पर दोहे से ली गई हैं, या चाहे आप ऐसा लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मातृभाषा प्रेम पर दोहे से उद्धृत हैं। आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं संदर्भ को। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में इस दोहे का प्रसंग क्या है। प्रसंग मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि इस दोहे में मातृभाषा की उन्नति का महत्व बताया गया। क्या बताया गया है, मातृभाषा का उन्नति का महत्व बताया गया है। और इसी उन्नति के लिए जो है कहा गया है, क्या कहा गया है, कवि कहता है कि क्या कहता है कवि कि सभी प्रकार की उन्नति का मूल क्या होती है, अपनी भाषा होती है। निज भाषा, निज माने होता है अपनी, भाषा माने क्या होता है, भाषा, भाषा माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, भाषा। ही माने होता है हृदय, ही माने क्या होता है, हृदय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उन्नति माने होता है उन्नति करती, मूल माने होता है जड़। ठीक, कहने का मतलब उन्नति माने क्या होता है, आगे बढ़ना। तो निज भाषा उन्नति है, मतलब कि अपने भाषा का, कवि कहते हैं कि सभी प्रकार की उन्नति का क्या है, मूल जो है अपनी भाषा की उन्नति ही है। जब तक निज भाषा उन्नति है, मतलब कि अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी, सब उन्नति को मूल, सभी उन्नतियों का मूल क्या है, अपनी भाषा की उन्नति हो। मतलब जो आपकी मातृभाषा है वो जब उन्नति उसकी होगी, जब वो आगे बढ़ेगी तभी जो होगी सभी उन्नति होगी। क्योंकि जो आपकी निज भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, जब तक उसका विकास नहीं होगा, उसकी प्रगति नहीं होगी, तब तक और विकास या प्रगति नहीं हो सकती। ये हरिश्चंद्र जी बताने का प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं कि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। सूल माने होता है कांटा, एक प्रकार से क्या होता है, सूल माने क्या होता है, कांटा होता है। कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि क्योंकि बिना अपनी भाषा की उन्नति के एवं ज्ञान के हृदय, मतलब ज्ञान के हृदय में जो पीड़ा है वह दूर नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल, कि जो एक प्रकार से हृदय में जो सूल चुभा, जो कांटा चुभा है, उसका जो दर्द है वो मिटता नहीं, किसके, बिन निज भाषा ज्ञान के बिना। जो है जब आपकी अपनी भाषा का ज्ञान आपको हो जाएगा तब तक, अगर नहीं होता तब तक आपके हृदय में जो साल रहा है, जो कांटा चुभा हुआ, उसकी जो घाव है वो तड़पन दे रही है, मतलब वो पीड़ा दे रही, दर्द दे रही है। जब तक आपको अपनी भाषा, जो मातृभाषा है, उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप में जो एक प्रकार से उस कांटे की भांति हृदय को एक प्रकार से कुछ ना कुछ बातें चलती रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि अपनी भाषा की उन्नति में ही सब कुछ समाहित है, सब कुछ अपनी भाषा की उन्नति में ही है। इस दोहे की व्याख्या ये हो गई। अब इसका आप विशेष में क्या लिखेंगे, विशेष में लिखेंगे कि इस दोहे में स्वयं की भाषा एवं स्वाभिमान पर विचार किया गया है। दूसरा आप विशेष में लिख सकते हैं कि स्वयं की भाषा की उन्नति के साथ ही राष्ट्र की उन्नति को भी बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर भाषा कैसी भाई, यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग करने का प्रयास जो है किया गया है, किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते। खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अनुप्रास अलंकार और दोहा छंद है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी बता सकते हैं, अनुप्रास अलंकार है और क्या किस प्रकार के, और दोहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है
और कौन सा मतलब दोहा छंद का प्रयोग किया गया। ठीक, तो पहला दोहा। अगला देखते हैं, अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। कहने का मतलब यहाँ पर इसका जो है प्रसंग संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा आपका, प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मातृभाषा प्रेम पर दोहे से उद्धृत हैं, या व्याख्या पंक्तियाँ नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मातृभाषा पर दोहे से ली गई हैं। ठीक, ये तो अब इसका संदर्भ क्या है भाई, इसका संदर्भ तो हो गया। व्याख्या के प्रसंग क्या है, इस दोहे में अन्य भाषा के अनंतर हिंदी भाषा के उत्थान की बात कही गई है इस दोहे में। ठीक है, क्या कहा गया है इस दोहे में, हिंदी उत्थान के प्रति वर्णित करता हुआ कवि कहता है, क्या कहता है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, कि अंग्रेजी पढ़कर आप सभी गुणों से प्रवीण हो सकते हैं, सब गुण होत प्रवीण, सभी गुणों से आप प्रवीण हो सकते हैं अंग्रेजी पढ़ करके, पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, मतलब बिना आपके निज भाषा के ज्ञान अगर आपके पास नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यद्यपि अंग्रेजी पढ़ करके लोग सभी गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, सभी चीज़ें उनकी आ जाती हैं एवं समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, लेकिन अपनी भाषा के ज्ञान के बिना वह व्यक्ति हीन का हीन रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो उनकी मातृभाषा है उसी का मतलब मातृभाषा का ज्ञान अगर उनके पास नहीं है तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उनके पास नहीं भी हो सकता है, और अपनी भाषा के ज्ञान बिना किसी भाषा का ज्ञान अगर आपके पास है तो आपका विकास कभी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपनी भाषा के उन्नति को लेकर के यहाँ पर बताते हैं इस दोहे के माध्यम से, कि भले ही अंग्रेजी आपको आती हो तो अंग्रेजी से आपके आने से आपके पास तमाम गुण हो सकता है आ जाएँ, लेकिन निज भाषा अगर आपके पास नहीं है, जो आपकी खुद की भाषा है, जो मातृभाषा है, उसका ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप हीन के हीन हो, चाहे जितने आप प्रवीण हो गए, चाहे इतना आप अंग्रेजी भूखो, लेकिन जब तक आपके जो आपकी भाषा है, मातृभाषा है, उस भाषा का ज्ञान आपको नहीं तो आप एकदम से तुच्छ प्राणी हैं, हीन के हीन ही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया। आगे समझते हैं, आगे समझो मेरे भैया। आगे देखो, विशेष में क्या लिखोगे यहाँ पर बातें, विशेष में लिखिएगा कि जो है ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। क्या, इसमें ब्रजभाषा के भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, काव्यलिंग का भी प्रयोग किया गया है, श्लेष अलंकार भी इसमें रहा है। कौन सा अलंकार है इसमें, श्लेष अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर अब बात की जाए विशेष में, और आप बातें लिख सकते हैं कि इसमें अन्य भाषा की अपेक्षा हिंदी को प्रमुखता प्रदान करने की भी बात कही गई है इस दोहे में। साथ ही साथ एक विशेष और आप डाल सकते हैं कि हिंदी भाषा की वकालत की गई, इसमें क्या की गई है, हिंदी भाषा की वकालत करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर निज भाषा का तात्पर्य यहाँ पर भारतेंदु जी का किससे है, हिंदी से है। ओके, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी भाषा जो थी, जिस समय ये चीज़ें लिखी गई उस समय अंग्रेजी जो थी बहुत ज़्यादा व्यापी हुई थी, अंग्रेज़ सरकार थी और अंग्रेजी में लोग अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते थे, अंग्रेजी लोग ज़्यादा जो है अच्छा मानते थे पढ़ना, तो इसीलिए उन्होंने ये बातें बताई हैं। ओके, तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा उस समय ज़्यादा व्याप्त थी, इसीलिए जो है हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कवि ने लिखने का प्रयास किया। क्योंकि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है, इसीलिए दर्पण के माध्यम से लोगों को, दर्पण यानी शीशा दिखाने का प्रयास यहाँ पर साहित्य के माध्यम से किया गया है। आप तीसरा दोहा की व्याख्या देखेंगे, उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होए, और निज शरीर उन्नति किए राहत मूढ़ सब कोय। अब इस दोहे की व्याख्या आप समझे, उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होए, कि उन्नति तभी पूरी मानी जाती है जब आपके खुद के घर में उन्नति होती है। निज शरीर उन्नति किए राहत मूढ़ सब कोय, अगर आपका शरीर या आप अपने आप को सुधार नहीं सकते तो पूरा का पूरा आप मूढ़ ही हैं। मूढ़ माने होता है मूर्ख, निज माने होता है अपना। कहने का मतलब यहाँ पर प्रसंग में किन बातों का प्रयोग किया गया, प्रसंग क्या है लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की प्रेरणा दी है। कहने का मतलब क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए यहाँ पर प्रेरणा देने की बात कही गई। या आप लिख सकते हैं कि इस दोहे में कवि ने राष्ट्र के गौरव और उन्नति के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की है, ऐसा आप लिख सकते हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है, कवि क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, कवि कहता है कि मानव यदि अपना विकास पूर्णता के साथ कर ले, मतलब उन्नति पूरी तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए राहत मूढ़ सब कोय। जब तक व्यक्ति जो होता है, मानव यदि
अपना विकास पूर्णता के साथ कर ले किंतु अपने परिवार का विकास ना करे तो वह उन्नति नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर अपना पूरा विकास कर लेता है या उसका पूरा विकास तभी माना जाएगा जब उसका परिवार सुखी होगा, जब उसके परिवार का विकास होगा। अगर वो अपने परिवार का विकास नहीं करता है, केवल अपना ही विकास करता है तो उसकी उन्नति नहीं होती है। मतलब कि निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। कोई भी मनुष्य शारीरिक रूप से अपनी उन्नति भले ही कर ले, यदि उसका प्रेम अपनी भाषा के प्रति नहीं है तो वह मूर्ख ही कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को खुद डेंच पेंच होकर के घूमो, रेड चीप का जूता पहन के और जो है फॉग का परफ्यूम लगा करके घूमो, और आपके पिताजी जो हैं एक प्रकार से फटा हुआ कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, तो आपका एक प्रकार से क्या हुआ, आपका जो रेड चीप का जूता एक प्रकार से बेकार होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि मतलब अगर आप जो है अपनी खुद की भाषा को बिना उजागर किए हुए आप जो है दूसरी भाषा के जानकार हो गए तो उसका कोई मायने नहीं रखता। अगर आपकी भाषा खुद की नहीं है, उन्नति पूरी है, तब जब घर उन्नति होए, जब घर की उन्नति होती है तभी आपकी खुद की उन्नति होती है। घर का तात्पर्य यहाँ पर हिंदी भाषा से ले सकते हैं कि हिंदी भाषा की जब तक उन्नति नहीं होगी तब तक आपकी उन्नति नहीं हो सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली भाषा समझिए। अगली दोहा कि निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हो वही सोई हुई है सोई, और लाख उपाय अनेक यो भले करें किन कोई। कहने का मतलब इन पंक्तियों में क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इन पंक्तियों में कभी हिंदी के उत्थान की बात करता है, ऐसे आप लिखेंगे इन पंक्तियों में कभी हिंदी के उत्थान की बात करता है, या फिर आप लिखेंगे कि यहाँ पर कभी हिंदी के प्रसार के माध्यम से ही राष्ट्र गौरव की ओर संकेत करते हुए कहता है। क्या कहता है कि निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हुई है सोए, लाख उपाय अनेकियों भले करे किन कोई। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि मनुष्य अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हुई है सोए, मतलब कोई कार्य जो नहीं कर सकता, जो सोच सकता, मतलब कि सोच रहा हो या फिर जो मन में रखा हो कार्य, वो कार्य कभी नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, और लाख उपाय अनेक यूँ भले करें किन कोई, और ना ही कभी उसमें पूर्णता को ही प्राप्त कर सकता है, भले ही लाख उपाय क्यों ना वो कर ले। मतलब कहने का ये है कि संपूर्ण कार्य अपनी भाषा में ही होना चाहिए। अपनी भाषा की उन्नति के बिना विकास नहीं किया जा सकता, अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। लाखों उपाय करने के बावजूद भी बिना निज भाषा की उन्नति नहीं हो सकती, भले ही कोई लाख उपाय क्यों ना कर ले। मतलब लाख उपाय अनेक यूँ, मतलब लाख उपाय कर ले भले करे किन कोई, मतलब भले ही कोई लाख उपाय क्यों ना कर ले, अनेक प्रकार का जतन क्यों ना कर ले, लेकिन निज भाषा उन्नति के बिना उसका कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। यहाँ पर इन बातों का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर विशेष में बातें डाल सकते हैं कि ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, काव्य लिंग संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर और जो है अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि अपनी भाषा से प्रेम एवं उत्थान की बात कही गई है। और दूसरा आप विशेष डाल सकते हैं कि मनुष्य की उन्नति का मूल उसका स्वयं का क्या है, निज तत्व जो होता है वही है। आगे देखते हैं अगली व्याख्या कि एक भाषा एक जीव एक और मत सब घर के लोग। एक भाषा एक जीव एक मत सब घर के लोग, और तबे बनत हैं सब सो मिटत मूढ़ता लोग, मतलब सोग। क्या एक भाषा एक जीव एक मत सब घर एक लोग, मतलब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता लो, मतलब कि सोग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, प्रसंग क्या है इसका भाई, प्रसंग में आप लिखेंगे जो है इक माने होता है एक, मति माने बुद्धि, मूढ़ता माने मूर्खता होता, सोग माने होता शोक। अब यहाँ पर हम व्याख्या इसी मतलब कि प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि राष्ट्र की उन्नति में एक ही भाषा तथा एक ही लक्ष्य को, मतलब एक ही लक्ष्य होने का महत्व जो है वो बताया गया है। विशेष आप और एक डाल सकते सीधे छोटा सा कि हमें अपना एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना चाहिए। कभी कहता है, अब कभी आगे क्या कहता है कि मतलब एक भाषा एक मति सब घर के लोग। कहने का मतलब ये है, कभी कहता है कि पूरे देश की एक ही भाषा, मतलब कि एक भाषा में ही देश का विकास निहित है। जिस प्रकार से अगर आप घर के सभी लोग जो होते हैं एक साथ ही कार्य करें, एक मिल में रहेंगे तो ज़्यादा कार्य होगा। इसी प्रकार से अगर पूरे देश के लोग जो हैं वो एक ही भाषा बोलेंगे और एक ही चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, सारे मनुष्य जो होंगे एक ही भाषा बोलेंगे तो क्या होगा, देश का विकास होगा। जब एक
भाषा, एक ही लक्ष्य, एक ही बुद्धि, एक ही दिशा में बहती है तब सब कुछ बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। यही बात कही गई है, तबै बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। तभी ये जो होती है क्या होती है, तभी क्या होती है, अपनी शिक्षा ही सारी मूढ़ता की पिता होती है। इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है सब राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब क्या करें, सभी पूरे देश में एक ही भाषा हो और उसी भाषा को सभी लोग अपना लें, तभी देश की उन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी। इसमें बताया गया है। आप विशेष में डालेंगे कि इसमें संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने की बात कही गई है। दूसरा आप विशेष में डालेंगे कि एकता से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इस दोहे में उसको बताने का प्रयास किया गया है। आगे आप डाल सकते हैं कि ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ ब्रजभाषा के साथ ही साथ राष्ट्रभाषा बताने हेतु प्रयास किया गया है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है। आगे देखते हैं अगले दोहा। अगला दोहा है कि और एक अति लाभ यह या में प्रकट लखात निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। प्रसंग क्या है इसका? प्रसंग मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अपनी भाषा की विधा को बताते हुए कवि कहता है, कवि क्या कहता है, और आप एक प्रसंग में दूसरा प्रसंग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्रसंग मेरे प्यारे दोस्तों? प्रसंग आप दूसरा लिख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा के प्रयोग का महत्व बताया गया है। व्याख्या आप लिखेंगे कि और एक अति लाभ यह या में प्रकट लखात और निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। ओके, कहने का मतलब यह है कि अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाने में एक बहुत ही बड़ा लाभ है और एक अति लाभ, अति माने बहुत बड़ा लाभ है। यह या तो प्रकट लखात, मतलब ये एक अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाने में एक बहुत बड़ा लाभ क्या होता है, दिखाई पड़ता है कि निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, कि स्वयं अपनी भाषा में ही ज्ञान की बातें कर सकते हैं आप। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी भाषा में अगर पढ़ाई करें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अपनी भाषा संबंधी ज्ञान को अपनाने में मुझे कोई लाभ, मतलब मुझे लाभ ही लाभ दिखाई पड़ता है। विद्या संबंधी बात अपनी निज भाषा में ही होनी चाहिए, मतलब कि ही कीजिए जो विद्या संबंधी बातें हैं, ज्ञान संबंधी बातें हैं, आप अपनी भाषा में कीजिए। अपनी भाषा के बारे में सोचकर ही बात करनी चाहिए। इस प्रकार से कवि कहता है। यहाँ पर विशेष में आप क्या डाल सकते हैं, विशेष में बता दीजिएगा कि खड़ी जो है बोली का प्रयोग, यहाँ पर खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों के मिले हुए शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। और आप बता सकते हो कि राष्ट्रभाषा को अपनाने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। ओके, और अपनी भाषा से लाभ की स्थिति का चित्रण भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे देखेंगे अगला, तेहि सुनि पावे लाभ सब और बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहु नाही होय। तेहि सुनि पावे लाभ सब और बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और महा कबहु नहीं होय। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रसंग में आप क्या डालेंगे, प्रसंग में डालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या डालेंगे कि इसमें भाषा से आनंद एवं लाभ की स्थिति को कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। और भी आप डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं कि अपनी भाषा की विधा को बताते हुए कवि कहता है कि अपनी भाषा संबंधी ज्ञान को अपनाने से मुझे क्या होता है, हमेशा लाभ ही लाभ दिखाई पड़ता है। आप एक प्रसंग में क्या डाल सकते हैं कि मनुष्य को जो आनंद अपनी भाषा में आता है वह दूसरी भाषा में नहीं आता, ये प्रसंग में आप डाल सकते हैं। आगे लिखेंगे कि जो आनंद तेहि सुनि पावे लाभ सब बात सुने जो कोय, और यह गुण भाषा और महा कबहू नहीं होय। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आनंद और जो खुशी अपनी भाषा को सुनने में लगता है वही दूसरी भाषा में दुर्लभ है। अपनी भाषा की बातचीत का आनंद ही दूसरा होता है। सच्चा आनंद अपनी भाषा में ही मिलता है। यह गुण दूसरी भाषा में नहीं हो सकता जो गुण आपकी अपनी भाषा में है। तो यह गुण भाषा और महा कबहू नहीं होए, किसी दूसरी भाषा में कबहू वो गुण नहीं होगा जो भाषा अपनी भाषा में होता। तेहि सुनि पावे लाभ सब, अपनी भाषा को सुनने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। बात सुने जो कोई, जो भी अपनी भाषा का बात सुनता, आप कभी जाएँ, आप किसी दूसरी भाषा में चले जाए, मतलब कि आप कभी जो है विदेशों में आप जाए जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती हो, और वहाँ पर जब आपको कोई हिंदी भाषी मिलेगा तो आपको जो प्रसन्नता होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो कभी प्रसन्नता दूसरे को नहीं होगी। आप किसी दूसरे देश में फंस जाएं और वहाँ पर आपको कोई हिंदी भाषी मिल जाए तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा आपको प्रसन्नता मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी, बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। तो वही यहाँ पर बात बताने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। इसी विशेष में बातें डाल सकते हैं कि इसमें भाषा को सुख एवं आनंद से युक्त माना गया है। दूसरा विशेष आप डाल सकते हैं कि इसमें खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा की भी बहुलता प्रयोग की गई है। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और भी बातें, काव्यलिंग का भी प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, हिंदी भाषा के सर्वगुण को भी यहाँ पर स्वीकार करने का प्रयास किया गया है भारतेंदु जी के द्वारा। आगे देखते हैं
अगली दोहे की व्याख्या। अगला दोहा है, विविध कला शिक्षा यमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूँ भाषा मही प्रचार। कहने का मतलब यहाँ पर इसका क्या है, विविध माने होता है विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के, अमित माने होता है अत्यधिक, ओके ध्यान रखेंगे, देशन माने होता है देश से, ओके देशन माने देश से। अब इसका प्रसंग आप समझें, इस प्रसंग क्या है कि इसमें हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार करने की उद्भावना की गई है, ओके। और एक दूसरा मतलब वही प्रचार प्रसार मतलब प्रसार के, आप यह भी लिख सकते हैं कि हिंदी के प्रसार के लिए संदेश देते हुए कवि कहता है, क्या कहता है कि विविध कला शिक्षा यमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूँ भाषा मही प्रचार। कहने का मतलब ये है कि कवि कहता है कि विश्व की सभी भाषाओं से शिक्षा और ज्ञान अर्जित करके अपनी भाषा में प्रचारित करें, ताकि जो और दो देशों में ज्ञान है उसको अपनी भाषा में लिखें, ताकि लोगों के पास जो है लोग जान सकें। भारतवासियों को ज्ञान अर्जन द्वारा ही विकास करना चाहिए, हिंदी के विकास में ही राष्ट्रभाषा का विकास निहित है। इस प्रकार सब देशन से लेकर हूँ भाषा में प्रचार, मतलब सभी देशों से ज्ञान लो और अपनी भाषा में उसको लिख करके उसका प्रचार करो। विविध कला शिक्षा यमित ज्ञान अनेक प्रकार, सभी देशों से ज्ञान, विविध प्रकार की शिक्षा, कला, तमाम प्रकार की चीज़ों को अपना लो और अपनाने के बाद में अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करो। कभी कहता है कि विभिन्न देशों से क्या करो, विभिन्न देशों से नाना प्रकार की शिक्षा एवं ज्ञान को प्राप्त करें, करके उसे अपनी हिंदी भाषा में प्रचारित एवं प्रसारित करने का उपक्रम करें। यहाँ पर कभी कहता है, ठीक, यहाँ पर विशेष में आप बातें क्या डालेंगे कि अपनी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा दी गई है। दूसरा विशेष आप डाल सकते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी में मानसिक उन्नयन को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया कवि के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग शुद्ध रूप में हमको दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला दोहा देखते हैं, भारत में सब भिन्न यति और ताही सो उत्पात, विविध देश मतहूँ विविध और भाषा विविधि लखात। इसकी व्याख्या हम समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी व्याख्या सबसे पहले आप इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में आप देखेंगे इस दोहे के माध्यम से भारत में अनेक भाषाओं के प्रचलित होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का वर्णन किया गया है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत में सब भिन्न यति और ताही सो उत्पात, ये जो उत्पात हो रहा है, जो भाषा में जो मतलब कि हिंदी भाषा को बोलने में जो कठिनाई हो रही है या भाषा को समझने में जो एक प्रकार से समस्याएं आ रही, भाषा को प्रचारित होने में प्रसारित होने में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो समस्या यही है। ताही सो उत्पात, वो समस्या यही है कि भारत में सब भिन्न यति मतलब भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए हिंदी राष्ट्रभाषा होने से एक प्रकार से हमेशा से क्या हो जाती है, कट जाती है। विविध देश मतहूँ विविध भाषा विविध लिखात, यहाँ पर भारत में अनेक राज्यों में भिन्न भिन्न बोलियां हैं और यही बोलियों की भिन्नता ही झगड़े का कारण बनती हैं। भिन्न बोलियों के द्वारा ही कारण मतांतर भी भिन्न हो जाते हैं। सभी लोगों को अपनी ही भाषा से प्रेम होता है, इसलिए वे अपनी ही भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं और एक भाषा हिंदी को छोड़ना पसंद मतलब कि हिंदी को अपनाना पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से एक भाषा हो ताकि सभी लोगों के मत एक हों, सभी लोग एक दूसरे को देख करके क्या करें, एकता का अनुभव करने का प्रयास करें। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप विशेष में डाल सकते हैं कि भिन्न भाषाई राज्य हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने में बाधक हैं। इस बात का मेंशन यहाँ पर किया गया है कवि के द्वारा। साथ ही साथ सभी अपनी, दूसरी बात यह है कि सभी अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसी का उल्लेख यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है। मतलब कि जब जो सभी लोग हैं जो अपनी भाषा, उनकी खुद की भाषा है, जो मातृभाषा है, जो बोलने की भाषा, उसका प्रयोग मतलब उसका लोग बार बार प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी भाषा को नहीं उठा रहे हैं। तो कवि का तात्पर्य यहाँ पर निज भाषा से, हिंदी भाषा से, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी भाषा जो है सर्वोपरि और हिंदी को आगे बढ़ाएं, इसका मंतव्य कवि कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो लास्ट दोहा कि सब मिल तासो छाड़ी कहे और दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहूँ अहो भ्रातगण आए। कहते हैं, आवाहन करते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार करने के लिए भारतवासियों को एकजुट होने का आवाहन कवि के द्वारा किया गया है। बुलाला क्या प्रिय कि जो है आप लोग क्या करें, भाषा का प्रचार प्रसार करें, हिंदी का। सभी लोग अपनी अपनी जो मातृभाषा उसको तो बनाए रखें, लेकिन हिंदी को भी प्रचारित प्रसारित करें ताकि हिंदुस्तान की एक भाषा हो। यहाँ पर प्रसंग में और बातें आप डाल सकते हैं कि हिंदी बाधा की ओर मतलब हिंदी बाधा की ओर ध्यान देते हुए कवि कहा है कि हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, मतलब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कवि हिंदी भाषा की उन्नति के लिए आह्वान करते हुए कहता है, क्या कहता है कि सब मिल तासो छाड़ी के दूजे और उपाय, कि संपूर्ण भारतवासियों को उद्बोधित करते हुए कवि कहता है कि अपनी अपनी बोलियों के प्रति प्रेम को छोड़ करके
सब मिल तासो छाड़ के, मतलब सभी अपनी अपनी जो बोलियां हैं उनको छोड़ करके, दूजे और उपाय मतलब और दूसरा कोई उपाय नहीं, सभी अपनी अपनी भाषा को छोड़ करके, अपनी सॉरी भाषा तो है नहीं, अभी अपनी अपनी बोलियां हैं तो अपनी अपनी बोलियों के प्रति प्रेम को छोड़ करके हिंदी की उन्नति के लिए एकजुट होकर के कार्य कीजिए। जब तक एकजुटता नहीं दिखाएंगे, राष्ट्रभाषा उन्नति भाषा की करहूँ आहो भ्रातगण आए, कि हे सभी भ्रातगण, हे सभी भाई बंधु, सभी लोग एकजुटता के साथ अगर नहीं आएंगे तो राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्नति संभव नहीं है। इसलिए हे मेरे भाइयों, एकजुटता के साथ हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में मेरा सहयोग करें। आइए हम सहयोग करें, आगे चले एक कदम हिंदी भाषा की ओर, लगातार आगे बढ़ें, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसी प्रकार से अगर आज हमने हिंदी को अपना लिया तो आने वाले समय में अंग्रेजी जैसी भाषाओं को हम यहाँ से जो है प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं और हिंदी में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। तो हिंदी को आगे बढ़ाना है। आज उस समय भारतेंदु जी ने कदम बढ़ाया था, आज हम और आप कदम बढ़ाएं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज से संकल्प ले परिवन में कि हिंदी भाषा में ही बोलेंगे, अंग्रेजी को उतनी वरीयता नहीं देंगे जितनी हिंदी को देंगे। हिंदी भाषा में इतनी तारतम्यता, इतनी मधुरता है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। हिंदी भाषा में मधुर मधुर छंद है, मधुर मधुर हर एक चीज़ें हैं। संस्कृत भाषा से जन्मी है हिंदी, संस्कृत से बनी पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्य, अवहट्य से बनी हिंदी। और हिंदी भाषा ये जो है वो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, मातृभाषा है, मेरी मदर टंग है। ये एक प्रकार से बात कीजिए बहुत ही पूजनीय भाषा है। तो इसका आप लोग क्या करें, माता की स्वरूप में पूजा करें। जननी जन्मभूमि सच्चा स्वर्गादपि गरीयसी। आप लगातार अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से हिंदी भाषा को सीखें, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें। यही मेरी आपसे क्या है सहयोग, मतलब कि यही आपसे सहयोग की कल्पना मैं करता हूँ, यही आपसे जो है एक प्रकार से एक्सपेक्ट मैं करता हूँ। ओके, तो आप सभी लोग आज साथ आइए, संकल्प करिए। ओके, चलिए विशेष में आप यहाँ पर क्या डालेंगे कि इसमें हिंदी भाषा को अपनाने पर जोर दिया गया है। दूसरा आप विशेष में क्या डालेंगे कि हिंदी भाषा के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी यहाँ पर जोर देने का प्रयास किया गया है। तीसरी बात यहाँ पर डालेंगे कि अनेक बोलियों को छोड़ करके राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्नति के लिए अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। अब अभी रात के 9 बजे से आपकी क्लास कौन सी होनी मेरे प्यारे दोस्तों, अभी रात के 9 बजे से आपकी क्लास पॉलिटिकल साइंस की होनी है। तो आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास अभी रात 9 बजे से आप ज्वाइन करें शुक्ला आईडी पॉइंट चैनल पर। इसी चैनल पर आपकी लाइव क्लास पॉलिटिकल साइंस की चलेगी अभी रात के 9 बजे से, चैप्टर 2 जिसमें डिस्कस किया जाएगा। कल रात 9 बजे आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास हुई थी जिसमें चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस हमने कर दिया था। उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चैप्टर 2 अभी रात के 9 बजे से आपकी क्लास डिस्कस होगी, तो आप सभी लोग उसको देखें। आज की वीडियो के अंतर्गत हमने 10 दोहों के बारे में समझा कि पहला दोहा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। दूसरा दोहा अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तीसरा दोहा उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मोड़ सब कोई। तीसरा दोहा। चौथा दोहा था निज भाषा उन्नति बिना कबहु न होवै सोए, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोई। चौथा दोहा एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबै बनत हैं सबन सो मिटत मोड़ता लो सोग। पांचवा दोहा। छठवा दोहा और एक अति लाभ यह या तो प्रकट लखात निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। छठवा दोहा। सतवा दोहा तेहि सुनि पावे लाभ सब बात सुने को जो मतलब बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा और महा कबहु नाही हो। सातवां। आठवां दोहा विविध कला शिक्षा यमित ज्ञान अनेक प्रचार, सब देशन से लय करहूँ भाषा मही प्रचार। नौवां दोहा भारत में सब भिन्न यति ताहि सो उत्पाद, विविध देश मतहूँ विविध भाषा विविध लखात। दसवां दोहा सब मिलता सो छाड़ी के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहूँ अहो भ्रातगण आए। इस प्रकार से भारतेंदु जी ने 10 दोहा लिखा जो कि भाषा से संबंधित थे। इसकी 10 की व्याख्या जो कि आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित इसकी कर दी। अब कल के वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे दूसरा, इनकी 2 रचनाएं और हैं। एक तो रोकहूँ जो तो अमंगल होए, जो कहे प्रिय तो प्रेम नसाइए। दूसरा रोकहूँ जो तो अमंगल होए और प्रेम नसाइए, जो कहे पिए जाइए। जो कहें जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है ना, तो यह कुछ क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे बिन, हम का कहें आप हमें समझाइए। इसकी व्याख्या देखेंगे। और दूसरा जो है ब्रज के लता पता मोहि कीजें, गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजें। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजें। और श्री राधे राधे मुख यह यह बर हरिचंद को दीजें। ये एक प्रकार से 2 व्याख्याएं और बची हरिचंद जी को लेकर के। तो कल की वीडियो जो होगी वो जो है 24वां लेक्चर जो होगा आपका वो हो जाएगा। तो कल रात 8 बजे और कल रात 9 बजे तीसरा लेक्चर जो होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा। और कल रात 8 बजे आपकी 24वां जो व्याख्या खंड होगी वो रात के 8 बजे से प्रारंभ होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट। क्या अभी रात 9 बजे आप लोग मिलिए, अभी रात 9 बजे से चैप्टर 2 की
की क्लास होने वाली पॉलिटिकल साइंस की। धन्यवाद आप सभी का।